इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ वैशाली गाज़ियाबाद इलाके में और मेरे साथ हैं बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व, यहाँ के बहुत ही मशहूर और समाजसेवी डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल, जिन्हें डॉक्टर के अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे वेब चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और ये शुभ अवसर दिया। मैं पुनः आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, इस चैनल का भी और आपका भी। जी मित्रों, इससे पहले कि मैं डॉक्टर के अग्रवाल जी के जीवन दर्शन और उनकी जीवन शैली से आपको परिचित कराऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहती हूं कि कृष्ण कुमार अग्रवाल जी उत्तराखंड के काशीपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ और ये एक बहुत ही अच्छे परिवार से, सराफा परिवार में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर साहब ने सन 56 में MBBS किया, यानी मैं तो इस दुनिया में थी ही नहीं। फिर इन्होंने आगरा कॉलेज से MBBS किया, वहीं से इन्होंने MD फार्माकोलॉजी किया और फिर पढ़ाई की ललक इनको इतनी लगी कि ये PhD करने के लिए कनाडा चले गए। और जब कनाडा से लौटे, वहाँ सेटल नहीं हुए, लौटे अपनी धरती, अपनी भूमि की सेवा करने के लिए, तो सीधे गए पौंडीचेरी। आप जानते हैं पौंडीचेरी का मतलब क्या है? एक आध्यात्मिक धरती, एक संत की धरती। और वहाँ इन्होंने सेवाएं दी अपनी। उसके बाद इनका UPSC में चयन हुआ तो मेडिकल कॉलेज कानपुर में इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी। फिर इन्होंने इम्तिहान देते ही रहे। फिर इन्होंने इम्तिहान दिया, फिर प्रोफेसर बने, डायरेक्टर बने लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली के। फिर वहाँ से इनका इम्प्रूवमेंट हुआ और रिटायरमेंट से पहले इन्होंने अपनी सेवाएं गुरु तेग बहादुर में दी। तो एक लंबी इनकी सफलता की यात्रा इनके साथ चलती रही। तो इनको बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है चिकित्सा विज्ञान का, चिकित्सा जगत का, उसमें घटने वाली नई नई चीज़ों का। और यही कारण है कि आज 90 वर्ष की आयु में, नज़र मत लगाना, बहुत स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं। तो ऐसे हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल, जो रिटायरमेंट के इतने सालों बाद भी समाज को जागृत कर रहे हैं, लोगों की आत्मा में उजाला कर रहे हैं, उनको मानसिक शांति की तरफ ले जा रहे हैं, उन्हें जीवन का सत्य समझा रहे हैं। अब ये आप पे है कि आप ऐसे एक गुणी व्यक्ति से क्या क्या ले सकते हैं। और हमारे समाज में ऐसे अद्वितीय उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। मैं कम बोल रही हूँ, यानी कम ही मिलते हैं, यानी अंधेरे में चिराग लेकर ढूंढने जैसे। तो इनका जो जीवन दर्शन है वो तो इनसे ही पूछेंगे, लेकिन अभी इनसे हम कुछ बातें पूछ रहे हैं। आप देखिए और समझिए और महसूस करिए कि जीवन को आप कितनी तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं और कैसे सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज हमारे बीच में हैं। आप सब की तरफ से इनका पुनः आभार और अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बतलाइए कि जो सन 56 में आपने MBBS किया, उस समय तो बहुत तरह की कठिनाइयाँ रही होंगी, उससे आप कैसे बाहर निकले? परिवार सक्षम था या आपकी अंदर आत्मबल ज़्यादा था, या किस तरह से निकले आप, ये बताइए आप। बहुत लंबी स्टोरी है, थोड़े बतलाइए। सब प्रथम तो मैं आपके चैनल और आपको
हृदय से धन्यवाद देता हूँ पुनः। और आपके माध्यम से अगर मेरे जीवन से किसी को प्रेरणा मिलती है तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं 1956 में मैंने MBBS किया था एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से। वो एक पुरानी बात हो गई, भूत। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं नहीं सर, वो तो ठीक है। आप ये बताइए संघर्ष था या नहीं था, क्योंकि संघर्ष एक ऐसा शब्द है जो संघर्ष, हाँ, जो हर एक के जीवन में ताउम्र रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस महंगी पढ़ाई करने में क्या संघर्ष आपको झेलना पड़ा। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको कि जब मैंने हाई स्कूल किया तो मेरे सामने अंधेरा था कि मैं क्या करूँगा जी। तो मेरे मामा जगदीश शरण उनका नाम है, रामपुर वाले जी, उन्होंने मेरे से पूछा, कृष्णा अब तुम्हारा क्या इरादा है जी। तो मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि तुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। तो वो जो बीज मेरे अंदर उन्होंने डाला, मैंने उस दिन से संकल्प कर लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जी। हाई स्कूल काशीपुर से मैंने किया, वहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं था। इंटरमीडिएट के लिए मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो मेरे को गाइड करता। सौभाग्यवश मेरे नंबर अच्छे थे तो मेरा इलाहाबाद में किसी कॉलेज में, याद नहीं है मुझे कॉलेज का नाम, वहाँ एडमिशन हो गया जी, इलाहाबाद में। तो हाई स्कूल के बाद में फिर मैंने एडमिशन लिया चंदोसी में, और इम्तिहान के बाद मैंने MBBS जो होता है PMT, प्री मेडिकल टेस्ट, PMT कहते थे पहले। PMT कहते थे। तो उस वक्त PMT सिर्फ 2 जगह होता था, आगरा और लखनऊ। तो मैं PMT की तैयारी के लिए लखनऊ गया, मतलब किंग जॉर्ज। हाँ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के वहाँ पर कुछ ट्यूशन के लिए। तो वहाँ पर जब रिज़ल्ट आउट हुआ इंटरमीडिएट का तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया। मैंने कहा अब तो मेरा जीवन अंधेरे में है, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट है नहीं। वो मेरे से कहेंगे दुकान खोलो, और मेरी इच्छा नहीं है। खैर, तो मैंने वहाँ से ट्रेन ली और घर आना था। तो रात को ट्रेन चलती है, रात को ट्रेन में मैं लेटा रहा और मैं बहुत डिप्रेस में था, बहुत परेशानी में था जी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एक कोई बुज़ुर्ग मेरे सिराने आ गए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, पूछा कि बेटे तुम बहुत परेशान हो। मैंने कहा हाँ परेशान हूँ मैं बहुत, और मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। आत्महत्या? हाँ, क्योंकि उस वक्त तो ट्रेन जो थी उसके अंदर बारियाँ उरियाँ नहीं थे और कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी। 1957-58 की बात है जी। तो फिर उन्होंने हाथ रखा और कहा कि जा तू चिंता मत कर, अपनी माँ के पास जा, तेरी माँ तेरी संपर्क करेगी। और आजकल तो नव दुर्गे हैं, माँ का हम आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो मेरी तो जो माँ थी वो मेरी दुर्गा की तरह से थी। मैं जब वहाँ गया, शक्ति स्वरूपा। हाँ, शक्ति स्वरूपा। शक्ति। तो उन्होंने मेरी रक्षा करी और उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, और उन्होंने मुझे अपने कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठा दिया। सुबह शाम खाना देती थी। मुझे डर लगता था लोगों से बात करने में। 1 हफ्ता गुजरा, फिर मेरी हिम्मत आई, बाहर निकला तो किसी ने कुछ नहीं बोला फॉर्चुनेटली। फिर मैंने एडमिशन लिया इंटरमीडिएट में, उसी कॉलेज में मैं पास हो गया फर्स्ट डिवीज़न में। फिर मैं MBBS में बैठा, फॉर्चुनेटली मेरा नाम आ गया एसएन मेडिकल कॉलेज। हाँ, उस वक्त कोई संरक्षण नहीं था, कोई शेड्यूल कास्ट का कोई चक्कर नहीं था। हम 50 लोगों का एडमिशन हुआ और उसमें मेरा नाम आ गया। और फिर वहाँ से पढ़ाई शुरू करी हमने। मैं 5 साल पास होता रहा, और जब उसी वक्त पास होने के बाद में शादी हो गई तो एक और जिम्मेवारी बढ़ गई। और उस समय पैसे मिलते थे MBBS करने? पैसे मिलते थे, 250 रुपये मिलते थे, 250 रुपये पर मंथ मिलते थे। तो हमने MBBS किया। MBBS करने के बाद फिर इच्छा हुई कि भाई MD करो।
तो अब किस सब्जेक्ट में एमडी करो, बहुत सारे पॉलिटिक्स थी वहाँ पर। तो हमने कहा भाई हमारे तो नंबर इतने हैं, हमें जहाँ एडमिशन मिल जाए। तो हमको फार्माकोलॉजी में एडमिशन मिला एमडी करने के लिए जी। तो 2 साल हमने पढ़ाई करी मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज में जी। और फिर हमने वो वहाँ एमडी फार्माकोलॉजी करी एक ही अटैम्प्ट में। फिर उस वक्त हमारे डिमांड बहुत थी। भोपाल में एडमिशन वो हो गया टीचर के लिए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो गया। तो अल्टीमेटली हमने सोचा हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ही जाते हैं। तो एमडी करने के बाद में मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आ गया। एम्स में? हाँ, मैं एम्स में रहा। दिल्ली एम्स में भी रहे आप? जी हाँ, मैं 1 साल वहाँ रहा जी। और वहाँ 1 साल रहने के बाद में फिर इस बीच में मेरा इंटरव्यू हुआ यूपीएससी से और मेरा सिलेक्शन हो गया। एक लेटर आया कि आपका पोस्टिंग पांडिचेरी में है, अभी जैसे मैडम ने बताया। फिर मैंने वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस में पांडिचेरी में पोस्टिंग आ गई। फिर अल्टीमेटली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी मैं आता रहा जी। और उसके बाद एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल से मैं रिटायर हुआ। आज मेरे को 30 साल रिटायर हुए हो गए हैं जी। लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ता मैं रिटायर कब हुआ। और मैं आज भी बहुत एक्टिव हूँ आपके भगवान की कृपा से, आपके सबके आशीर्वाद से। और मेरे को लगता नहीं है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, गोया कि मैं 90 साल का हूँ। लोग वाग सोचते रहे कुछ भी, लेकिन मैं अभी भी एक्टिव हूँ। एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाता हूँ। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली चैरिटेबल की, और ये कब शुरू किया आपने? ये जब रिटायरमेंट होने के बाद मैंने एक पर्चे पे लिखा कि मुझे क्या क्या करना है जी। तो मन में आया कि एक समाज के लिए एक चौराहे पे बैठ के ड्रेसिंग शुरू करता हूँ। अच्छा। तो ये जो एक यहाँ पर सन वैली इंटरनेशनल स्कूल है जी। वहाँ से मेरे कुछ संबंध स्थापित हुए और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पर आप जगह दे दीजिए। तो उन्होंने आज से करीब 15 साल पहले एक कमरा दिया। 15 साल हो गए यहाँ चलाती हुए आपको? जी 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 15 साल? जी। तो 15 साल से ये हम चला रहे हैं सन वैली स्कूल के अंदर चैरिटेबल डिस्पेंसरी। हमारे साथ में बहुत लोग जुड़े, बहुत सारे लोगों का निधन हो गया, कुछ लोग छोड़ के चले गए। लेकिन आज की तारीख में वर्तमान में, क्योंकि मेरा भी ऐसा विश्वास है कि वर्तमान में जिए, जो कल बीत गया सो बीत गया, आगे का कुछ पता नहीं है। लेकिन जो आज का दिन है, इस क्षण है, जो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ जी। तो इसी शब्दों के साथ में अब आप इसके चैरिटेबल डिस्पेंसरी के बारे में कुछ? हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग रोज आते हैं? हाँ। और एक साल में कितने लोग आते हैं? कैसे चलाते हैं, क्या करते कैसे? हैं? जी हाँ, देखिए इसके बारे में बहुत शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि बेनिफिशियरी जो हैं वो इसी एरिया के लोग हैं या दूर से भी लोग आते हैं? बहुत लोग बहुत जगह से आते हैं, खोड़ा से आते हैं, इंदिरापुरम से आते हैं, वसुंधरा, जिसको मालूम पड़ता है। क्योंकि ये हमने एडवर्टाइज बिल्कुल नहीं करा, हमने इसको कॉमर्शियल नहीं बनाया है जी। हम सिर्फ 10 रुपये चार्ज लेते हैं रजिस्ट्रेशन के। हम एक फैमिली फिजिशियन हैं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन मेरे कांटेक्ट हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो जब किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको डॉक्टर को वहाँ फ़ोन करता हूँ जी, और उनको एक लेटर इंट्रोडक्शन का रेफरेंस का, तो वो पेशेंट जाता है और अपना इलाज कराता है। जो मेरे पास आता है, जो मैं कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ वो मैं अपने क्षमता अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मतलब एक साल में कितने लोग आ जाते हैं? हाँ, तो विजिटिंग पीपल, पेशेंट्स? ये समझ लीजिए कि एक साल में 10,000 पेशेंट आ जाते हैं एक साल में। तो उसमें सुबह हम खोलते हैं, पहले तो मैं शाम को भी खोलता था, लेकिन अब उम्र की वजह से मैंने सिर्फ सुबह रिस्ट्रिक्ट किया कि 10 बजे मैं खोलता हूँ। और मेरे साथ में कुछ एसोसिएट होते हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं। कोई पैसा नहीं लेते हैं हम ऑर्गेनाइजर से या स्पॉन्सर से, लेकिन जितनी भी दवाइयाँ हमारी खर्च होती हैं उसके लिए पैसा हमारे सन वैली के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो स्पॉन्सरर्स हैं, वो सन वैली के मालिक हैं, वो हमको देते हैं। और हमारा चाहे कितना भी आए, चाहे कितना भी आए,
कोई पूछते नहीं है कि भाई इतना खर्चा कैसे हुआ। आज तक उन्होंने एक भी कोई टिप्पणी या कोई आपत्ति नहीं करी, कमेंट नहीं करा कि ये क्या हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, जी, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम कि दे आर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने कमरा प्रोवाइड किया, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और उन्हीं के कारण ये सब चल रहा है। लेकिन हमारी सर्विसेज फ्री हैं, कोई पैसा किसी को सैलरी नहीं देते हम। जो एसोसिएट हैं या कोई डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर्स आते हैं कि हम उनको सैलरी चाहिए तो हम उनको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर सचिन भार्गव हैं, उनकी पत्नी वो होम्योपैथिक का करती हैं और सचिन भार्गव जो हैं पीडियाट्रिशियन हैं, वो भी अपना समय देते हैं। तो पहले हमारी टीम थी, लेकिन अब ये टीम हमारी रह गई है तो कम रह गई है। लेकिन मैं रोज़ जाता हूँ, सुबह मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे संडे बंद रखते हैं और मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है आंतरिक कि जो नीडी होते हैं उनकी हम मदद करते हैं। जी, आपको शायद मालूम हो या नहीं है, वैशाली के अंदर कोई सुविधा नहीं है गरीब आदमियों के लिए। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल नहीं है जहाँ खांसी, बुखार, जाड़ा, डायरिया, इसका छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो सके। तो मेरे अंदर इस तरह का गुमान हुआ ही नहीं कि मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, मैं ये डिस्पेंसरी चला रहा हूँ, छोटी छोटी काम कर रहा हूँ। छोटे छोटे काम में मुझे आनंद आता है। और बहुत सारे लोग तो मशवरा लेने आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो वो दवाई ववाई नहीं मांगते हैं, कहते हैं कि साहब लिख दीजिए। तो मैं ज़्यादातर दवाइयाँ अपनी रहता हूँ और मैं ज़्यादा क्या 99% जेनरिक दवाइयाँ यूज़ करता हूँ। जी, तो इसलिए हम अपना जिसका सॉल्ट वही होता है। हाँ, और प्राइस में कम होती है। प्राइस में 80% कम है। तो इस तरह से हम अपनी डिस्पेंसरी चला रहे हैं। तो आज की तारीख में हम एक साल के अंदर करीब 10, 12, 15 हज़ार, एक हमारे कोलीग हैं वो सब डेटा रखते हैं, मुझे याद नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा क्या कितने लोगों का है। तो उसके अंदर ये देखा गया है कि 70-80% जो है वो रिपीटेड पेशेंट हैं, बेर आते हैं। इसका मतलब उनको लाभ हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस है, उनको ट्रस्ट है हमारी लाइब्रेरी में जी। और ये वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, ये सुनते हैं एक दूसरे से तब आते हैं जी। इस तरह से ये डिस्पेंसरी चल रही है। आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जी कि आप प्रभु के संपर्क में हमेशा रह सकते हैं और ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु आपके अंदर हैं। हम ये बताते हैं लोगों को, कहीं धक्का खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का बहकाए में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर है। और गीता में ये स्पष्ट कहा है भगवान कृष्ण ने कि सबसे अच्छा जो मेरा स्थान है वो तेरे हृदय में है, तू वहीं बैठा हुआ है, मैं तेरे साथ हूँ। एक्चुअली आपका शरीर भी उन्हीं की वजह से चल रहा है जी। जिस दिन आपका निधन हो जाएगा, आप मिट्टी हो जाएंगे, तो वो शरीर से बाहर चला गया, उस दिन आपका क्या मतलब है उसका। लेकिन जब तक आप जीवित हैं, आपका उसका संबंध है, उसका भी संबंध है आपसे, आपका भी संबंध है। और इसलिए हर एक से प्रेम करना, किसी से घृणा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, जो हमारा अंतःकरण है उसको शुद्ध करना। अब शुद्ध कैसे करें ये तो आपके हाथ में है जी। उसके तरीके दिए हुए हैं, साधना तो करनी पड़ेगी, हर काम के लिए साधना करनी पड़ेगी जी। 3 ही शब्दों के साथ में। नहीं और नहीं कोई नहीं, आपका नहीं, प्रश्न नहीं। हो? हाँ डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न, जो बच्चे युवा पीढ़ी है हाँ। उनके लिए संदेश, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज के टाइम में मेडिकल एजुकेशन के साथ में इथिकल, अगर हम उसको रिलीजियस नाम ना दें, क्योंकि हमारा सेकुलर कंट्री है, इस चक्कर में लोग सब भुलावे में हैं। लेकिन अगर हम उनको एथिकल टीचिंग दें, उनको कुछ बताएं अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म का मतलब है अपनी स्टडी, अपने अंदर जो है वो क्या बोलता है, और शुरू से ही उनके अंदर कुछ सेवा भाव
अगर हम इंस्टिल कर सकें। कैसे आत्महत्या कर लेते हैं जबकि उनको आगे जाके लाखों लोगों का जीवन बचाना होता है? अब ये तो इंडिविजुअल फिनोमिना है। देखिए, नहीं, क्या धर्म का अभाव है इसलिए? ये जीवन में रेगिस्तान है इसलिए? एक तो जीवन में कन्फ्लिक्ट बहुत है। देखिए, ये जो आप आत्महत्या की बात कर रही हैं, ये बाहर के कंट्रीज में बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही सुनने में आता है जी। तो यहाँ पर क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत है, ये जैसे कि कंपटीशन है। अब जो शेड्यूल कास्ट का है उसको एडमिशन मिल गया, जो अच्छा है उसको 70-80-90% तक आते हैं, उसको एडमिशन नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसलिए जो कॉमन लड़का है जिसके कोई अप्रोच नहीं है, वो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, और जो मेहनत करेगा वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। ये जो है डिस्पैरिटी ऑफ द थिंकिंग, कि सोचना कुछ है, करना कुछ है, बोलना कुछ है, उसकी वजह से ये सब कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जितना लाइफ में कन्फ्लिक्ट होंगे उतना ही चांसेस हैं कि वो सुसाइड कर सकता है। जी, थैंक यू। मित्रों, ये हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल, जो हर सांस में ओम को साथ लेकर चलते हैं। आप समझ सकते हैं कितना सकारात्मक जीवन है आपका, कितनी पॉजिटिव एनर्जी से आप भरे हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से अगर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट या किसी किस्म का अंधकार विचारों का आपके मन में होगा, तो देखिए, इन्होंने क्या कहा, सबसे अच्छा जो संगीत है वो आपके दिल की आवाज़ है। तो ये सबसे अच्छी बातों की बात कर रहे हैं, कहीं बीच में और उसके नीचे या नीचे कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे। बेस्ट दिल की आवाज़। और देवी स्वरूपा माँ। अब क्या है, आप मॉम कहते हैं, डैड कहते हैं, आप पहले ही उन्हें मोम का बना देते हैं, पहले ही उनको डैड कर देते हैं, तो वो आपके लिए शक्ति स्वरूपा उज्ज्वला कैसे बनेगी? तो ये भी सब विचारणीय है। कहने का अर्थ ये है कि हमें ज़रूर गीता जीवन में एक बार पढ़नी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने जो भारतीय संस्कार हैं उनकी तरफ ज़रूर लौटना होगा। आज की ही खबर है कि गाय को गले लगाओ, विदेशों में 20-21 हज़ार रुपया दे करके गाय को गले लगा रहे हैं। और हम लोग तो बचपन में गाय के साथ खेलते ही थे। तो अब गाय से इतनी दूरी कर ली, गाय का मांस खाने लगे, उसकी दैवीय औषधीय गुणों को सब भूल गए। तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। डॉक्टर अग्रवाल जैसे लोग समाज में लाइट, प्रकाश की तरह हैं, तो जितना हम इनसे सीखें कम है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।